हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जीके के अंदर उत्तराखंड की संस्कृति, आपने जो आपका अधिशासी अधिकारी वाला कर एवं राजस्व निरीक्षक जो एग्ज़ाम होना है, उसमें जो है उत्तराखंड की संस्कृति में जो दे रखा हमारा उत्तराखंड राज्य की प्रमुख जनजातियाँ दे रखा है। ठीक है, ये टॉपिक तो आपको पता है। जो हमारी जनजाति हैं, जैसे जौनसारी जनजाति हो गई, थारू जनजाति है, भोटिया जनजाति है, बोक्सा जनजाति है, राजी जनजाति है। ठीक है, तो इन जातियों से जो है क्वेश्चन बनेगा। तो आज की जो उत्तराखंड राज्य की प्रमुख जनजाति में जो है जौनसारी जनजाति, इस वाले पार्ट को हम लोग कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जो इससे अगला पार्ट आएगा उसमें जो चारों जनजाति हैं उसमें से दो दो करके आपको करा दूं, क्योंकि इसमें जौनसारी जनजाति जो है वो सबसे बड़ा थोड़ा सा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको मैंने पहले ले लिया। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें उत्तराखंड की संस्कृति। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड की प्रमुख जातियाँ। अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन बन जाएगा कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या। तो ये आप इसको इस तरह से याद कर लो, नंबरों में बांट लो। 186,292। ठीक है, 186,292, इससे आपको जो है अच्छी तरह से ये याद हो जाएगी। उसके अलावा देखिए इसमें अनुसूचित जनजाति जो हमारा एससी है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब, तो इनकी जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है, इसको भी आप टुकड़ों में कर लो। ठीक है, 21,84,419। ठीक है, 21,84,419, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, यानी 21,84,419। ठीक है, और ये राज्य की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है, इसका प्रतिशत आप जरूर याद रखें। बाद जनसंख्या भूल जाएं, इसका प्रतिशत जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर भी देखिए काफ़ी स्मार्ट होता है, वो आपसे जनसंख्या ना पूछ के उसका प्रतिशत पूछ लेगा कि कुल जनसंख्या के 21.65% हैं। उसके अलावा देखिए हम लोग बात करें अनुसूचित जनजातियाँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं। अनुसूचित जनजातियाँ, तो इनकी जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है, तो आप याद रखना 18,92,516। ठीक है, तो ये आपने जो हमारा अनुसूचित जनजाति है उनकी कुल अगर जनसंख्या की बात करें तो 18,92,516। अब देखिए राज्य की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो एससी की बात चलिए यहाँ पे, तो इनका जो प्रतिशत है वो है 18.8%। आपको कुल जनसंख्या एक बार ना पूछे, लेकिन जो राज्य की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत है वो जरूर आपसे पूछ लेगा। अब देखिए पुरुष जनसंख्या की बात करें तो उसमें आपको इस जनसंख्या इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत 52.13% पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत है, और महिला जनसंख्या का जो प्रतिशत है 47.87%। लिंगानुपात इनका काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो 936 कितना है, 936। अब देखिए जो एससी के अंदर राज्य में कितनी जातियाँ आती हैं, तो ये आती हैं 65। ये संख्या आपने जरूर याद रखनी, क्योंकि पूछ लेगा कि राज्य में कितनी जातियाँ जो हैं वो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती हैं, यानी एससी के अंतर्गत आती हैं। तो 65 जो जनजातियाँ हमारी, 65 जातियों को जो है राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ है, यानी इनको घोषित किया गया है 65 जातियों को। ठीक है, 65 जातियों को राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। अब देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिले की हम लोग बात करें तो देखिए एग्जामर कभी कभार टॉप 5 पूछ लेता है, इसलिए मैंने टॉप 5 भी लिए हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है हमारा वो कौन सा है गाइज, तो आप रखना वो है हरिद्वार। कौन सा है, हरिद्वार। दूसरे नंबर पर आता है उधम सिंह नगर, तीसरे पे देहरादून, चौथे पे नैनीताल, पांचवे पे आता है अल्मोड़ा। ठीक है, अगर आप पांचों भी याद ना रख सको तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला याद रखना है आपने हरिद्वार। वहीं आपसे बात करें सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला, तो ये है चंपावत। ठीक है, चंपावत। उसके बाद ठीक है बढ़ते क्रम में है, ये सबसे कम है तो बढ़ते क्रम में है। उसके बाद रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर, फिर चमोली, और उसके बाद है उत्तर काशी। चलिए अगला है अनुसूचित जाति का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत। तो देखिए अनुसूचित जाति का अगर सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक जो जनसंख्या प्रतिशत है वो कहाँ पर है। ठीक है, वो कहाँ पर है, तो आप याद रखना बागेश्वर में। ठीक है, कहाँ पर है, बागेश्वर में सबसे ज़्यादा है, उससे कम पिथौरागढ़, फिर उससे कम उत्तरकाशी, उससे कम अल्मोड़ा। तो आपने बागेश्वर का प्रतिशत याद रखना है 27.73%। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पर है अनुसूचित जाति का, बागेश्वर में 27.73%।
अगला है इसमें अनुसूचित जाति का सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत, तो ये कहाँ पर है, तो ये देहरादून में है, 13.49%। अगला है देखिए एससी की साक्षरता, ठीक है। एससी की अगर हम साक्षरता की बात करें तो इसमें औसत साक्षरता है वो है 74.4, ठीक है, 74.4। वहीं पुरुष साक्षरता कितनी है, 84.3, कितनी है, 84.3। महिला साक्षरता कितनी है, 64.1, कितनी है, 64.1। वहीं बात करें देखिए अनुसूचित जाति का सर्वाधिक औसत साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ठीक है, औसत साक्षरता वाला, तो यह है नैनीताल। एक एक को सिंगल को देखेंगे हम लोग, 5 नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा है, नैनीताल। अगर सबसे कम की बात करें कि सबसे कम औसत साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये है उधम सिंह नगर। वही बात करें हम लोग देखिए अनुसूचित जाति का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो ये कौन सा है, चमोली। कौन सा है गाइस, चमोली। और सबसे कम पुरुष साक्षरता जो है वो कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है, तो यह है नैनीताल। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला उधम सिंह नगर। आपने एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस किया होगा कि चाहे वो महिला साक्षरता दर न्यूनतम हो, पुरुष साक्षरता दर हो, या फिर आपका कौन सा वाला औसत साक्षरता दर हो, तीनों में ही जो है सबसे कम में कौन है, उधम सिंह नगर। वहीं बात करें आरक्षण की, तो देखिए उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 5। कहाँ, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार। तो ये लोकसभा की 5 सीटें हैं। तो इसमें से जो अल्मोड़ा वाली है, ठीक है, जो लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा है वो अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए आरक्षित है। किसके लिए है, एससी के लिए आरक्षित है। वही बात करें राज्य विधानसभा की जो कुल 70 सीटें हैं, ठीक है, उनमें से जो 13 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए हैं। अब देखिए कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि कौन सी सीट एससी के लिए आरक्षित है, कौन सी नहीं है। तो हरिद्वार का ज्वालापुर, झबरेड़ा और भगवानपुर, ठीक है, देहरादून का राजपुर, उधम सिंह नगर का बाजपुर, पौड़ी, ठीक है, पौड़ी, टिहरी का घनसाली, उत्तरकाशी का पुरोला, चमोली का थराली, नैनीताल का नैनीताल, ठीक है, अल्मोड़ा का सोमेश्वर, बागेश्वर का पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बागेश्वरी और पिथौरागढ़ का जो गंगोली हाट है, ठीक है, यहाँ पर जो है ये सभी सीटें किनकी हैं, एससी की, ठीक है, अनुसूचित जाति की। वहीं यहाँ से एक महत्वपूर्ण पूछ लेगा आपसे, महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण बिंदु है ये कि अनुसूचित जाति को 19% का आरक्षण कब दिया गया। तो ये डेट आप जरूर याद रखना, जुलाई 2001 को। कब, जुलाई 2001 को अनुसूचित जाति को केंद्र सरकार द्वारा जो है, जो राज्य संस्थाएं हैं, ठीक है, कॉलेज हैं या फिर हमारा गवर्नमेंट जॉब लो, उसमें जो है 19% का जो है आरक्षण दिया गया है। अगला है अनुसूचित जनजातियाँ, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी। तो अब देखिए अनुसूचित जनजाति में कौन कौन सी आती हैं, जौनसारी, थारू, भोटिया, बॉक्शा और राजी। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है कि इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब मिला। तो आप डेट याद रखना, 1967 में, 1967 में इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। वहीं हम बात करें देखिए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति यानी राज्य में उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो ये है थारू, ठीक है, ये कौन सी है, थारू। कुमाऊं की भी है ये और उत्तराखंड की भी है। वहीं आपसे पूछ लिया अगर गढ़वाल मंडल की जो सबसे बड़ी जनजाति है तो वो जौनसारी हो जाएगी, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, जौनसारी। सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, राजी। कौन से गाइज, राजी। अब बात करें हम लोग सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाला जिला, तो सर्वाधिक एसटी जो मिलते हैं ये मिलते हैं उधम सिंह नगर में, ठीक है, पहले नंबर पे याद रखना। दूसरा है देहरादून, तीसरा पिथौरागढ़, चौथा चमोली, पांचवा नैनीताल। अगर पांचों का क्रम आप याद ना रख सको तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला टॉप वाला जिला याद रखना, कौन सा, उधम सिंह नगर। वहीं बात करें सबसे कम अनुसूचित जनजातियों वाला जिला तो ये है हमारा रुद्रप्रयाग। कौन सा है, रुद्रप्रयाग। ये बढ़ते क्रम में लिया मैंने, तो रुद्रप्रयाग के बाद टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। और बात करें देखिए अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत, तो ये प्रतिशत जो है उधम सिंह नगर में है, जहाँ पर इनकी सर्वाधिक जनसंख्या है वहीं पर जो है इनका सर्वाधिक प्रतिशत है 7.46। अनुसूचित जनजाति का जो सबसे कम प्रतिशत है ये टिहरी में है, 0.14%, ठीक है। चलिए अब बात करें एसटी की साक्षरता की, तो देखिए अनुसूचित जनजाति की जो औसत साक्षरता है 73.9% है। कितना, 73.9%। वहीं महिला साक्षरता दर कितनी है, ठीक है, 83 यानी 83.8%।
वहीं पुरुष साक्षरता दर कितनी है 62.5%। अब देखिए अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। अब इसमें आपसे चाहे औसत साक्षरता दर पूछ ले, महिला साक्षरता दर पूछ ले या फिर आपसे पुरुष साक्षरता दर पूछ ले, तीनों का ही आंसर रुद्रप्रयाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। और वैसे ही आपसे पूछ ले कि अनुसूचित जनजाति का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, या महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, या पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा हरिद्वार। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हमारा रुद्रप्रयाग और सबसे कम साक्षरता वाला हरिद्वार। अगला है इसमें आरक्षण। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बना है और बनेगा भी आगे। ठीक है, तो देखिए जो राज्य की विधानसभा की जो 70 सीटें हैं उसमें से 2 सीटें जो हैं एसटी के लिए आरक्षित हैं। एक तो चक्राता, ठीक है, देहरादून वाला जो चक्राता है एक वो, और उधम सिंह नगर का जो नानकमत्ता है, ये 2 सीटें जो हैं आरक्षित है। और एसटी को देखिए 4% का आरक्षण जुलाई 2001 में मिला था, वहीं एससी को भी। ठीक है, तो एससी एसटी दोनों को, एससी को 19% का और एसटी को 4% का आरक्षण कम मिला था जुलाई 2001 में। तो ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 5 जनजातियों को जो है एसटी का दर्जा मिला था, वो डेट भी आपने जरूर याद रखनी है, 1967 में। अब बात करते हैं हम लोग देखिए जौनसारी जनजाति की, जौनसारी जनजाति की, क्योंकि ये देखिए सभी जनजातियों में सबसे ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ये लेंथी है, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। ठीक है, तो ये गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जो है जनजातीय समुदाय है। तो आप याद रखना, क्वेश्चन आपसे अगर पूछता है कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है, तो ये जौनसारी हो जाएगा। ठीक है, और राज्य का कौन सा है? ये दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय, पहले पर थारू और दूसरे पर आ जाएगा जौनसारी। बात करें देखिए इनके मुख्य निवास स्थल की, तो इनका मुख्य निवास स्थल है लघु या मध्य हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग का भावर क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी भाग का जो भावर क्षेत्र है वहाँ पर इनका मुख्य निवास स्थान है। इस क्षेत्र के अंतर्गत देखिए देहरादून का चक्राता, कालसी, त्यूनी, लाखा मंडल, ठीक है, और टिहरी का जौनपुर क्षेत्र, उत्तरकाशी का परग नकाना क्षेत्र, ये आते हैं। उसके अलावा आपसे पूछ लें कि देहरादून का कौन कौन सा, ठीक है, क्षेत्र जो है जौनसार भावर क्षेत्र कहे जाते हैं, तो देहरादून का कालसी, चक्राता, त्यूनी, ठीक है, ये तीनों तहसीलें मिलकर क्या बनता है? जौनसार भावर क्षेत्र बनता है, और यहीं पर सर्वाधिक जौनसारी जनजाति निवास करती हैं। अब जौनसार भावर क्षेत्र में देखिए 39 खते हैं। क्या है? 39 खते, इनको बोलते हैं पट्टी, और 358 है राजसभ गांव। क्या है? 358 राजसभ गांव। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। जौनसारी भावर क्षेत्र जो है हमारा, ठीक है, इसकी मुख्य भाषा क्या है? तो जौनसारी है। आप आराम से याद रख लेंगे, ठीक है, जौनसारी है। अन्य भाषा है बाबरी भाषा, ठीक है, देवधारी और हिमाचली, ये भी इनकी भाषा है। और पठन पाठन जो इनका पढ़ने का और पढ़ाने का वो मतलब, ठीक है, एक भाषा होती है, वो सभी काम किस में करते हैं? ये हिंदी में करते हैं। चाहे इनको पढ़ना हो या पढ़ाना हो, वो सभी काम किस में करते हैं? ये हिंदी भाषा में ही करते हैं। अगला है प्रजाति एवं जाति। तो देखिए प्रजाति दृष्टि से जौनसारी जो है इंडो आर्यन परिवार के हैं। किन के हैं? इंडो आर्यन परिवार के हैं, और ये मंगोल एवं डोमो प्रजातियों के मिश्रित लक्षण वाले हैं। यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रजातीय दृष्टि से जो है जौनसारी किस परिवार से संबंध रखते हैं? तो इंडो आर्यन परिवार से संबंध रखते हैं। और किन जनजातियों का मतलब मिश्रित लक्षण है? तो मंगोल एवं डोम प्रजाति का जो है ये मिश्रित लक्षण है, ठीक है, इनमें। तो मंगोलों के और डोमो प्रजाति के जो इनमें लक्षण पाए जाते हैं। अब देखिए जौनसारी जनजाति 3 वर्गों में विभाजित है। याद रखना, जौनसारी जनजाति 3 वर्गों में विभाजित है। खसास वर्ग, कारीगर वर्ग और हरिजन खसास। अब देखिए खसास में ब्राह्मण और राजपूत आते हैं। कारीगर में लोहार, सोनार, नाथ, जोगी, बढ़इये आते हैं। हरिजन खसास में देखिए डोम, कोल्टा, कोली, मोची, ठीक है। अभी देखिए इसमें कोल्टा जो है, इनकी जो है आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है, ठीक है, आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं है। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। जौनसारियों का समाज। अब देखिए जौनसारियों का समाज जो है पितृसत्तात्मक होता है। एक मातृ सत्तात्मक होता है और पितृसत्तात्मक होता है। तो ये पॉइंट भी आपने जरूर याद रखना है कि किस जनजाति में जो है मातृपक्ष मतलब उच्च होता है, किसमें पितृपक्ष उच्च माना जाता है। तो जौनसारियों का समाज जो होता है पितृसत्तात्मक होता है। वेशभूषा की बात करें तो देखिए पुरुष सर्दियों में ऊनी कोट और ऊनी पजामा, जिसको क्या बोलते हैं? झंगोली, और ऊनी टोपी, जिसको बोलते हैं डिगुआ, ये धारण करते हैं। महिलाएं सर्दियों में क्या पहनती हैं? ऊनी कुर्ता, घाघरा, डाट, ये एक बड़ा रुमाल होता है गाइस उसको, ठीक है। अब पुरुष गर्मियों में क्या पहनते हैं? चूड़ीदार पजामा, बंद गले का कोट और सूती टोपी पहनते हैं। वहीं देखिए महिला गर्मी में क्या पहनती हैं? सूती घाघरा,
कुर्ता जो कुर्ती कमीज होती है उसको बोलते हैं झगा, और कुर्ती के बाहर जो पहनते हैं चोली, ठीक है, उसको बोलते हैं चोल्टी। क्या बोलते हैं उसको? चोल्टी। अब बात करें इनके आवास की, तो देखिए इनके आवास की बात करें तो घर लकड़ी और पत्थर से बनते हैं, ठीक है, जो 2 से 4 मंजिल तक होते हैं, जो 2 से 4 मंजिल तक होते हैं। और घर का जो मुख्य द्वार होता है वो लकड़ी का बना होता है। मैं आपको पॉइंट इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर जो है अब पॉइंट पे ही काम कर रहा है, आपसे पॉइंट पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा गलत है। अगला है इसमें सामाजिक संरचना। तो समाज देखिए देखिए इनका पितृसत्तात्मक प्रकार की संयुक्त परिवार प्रथा इसमें पाई जाती है, और परिवार का मुखिया सबसे बड़ा पुरुष सदस्य होता है, ठीक है। सभी लोग जो जैसे पुरुष होते हैं इसमें उच्च माना जाता है उनको, उनका सभी जो वो निर्णय लेते हैं जो भी उसको सभी मानते हैं। विवाह की बात करें तो देखिए पहले इनमें बहुपति विवाह का प्रचलन था, ठीक है, अब लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो है ये बंद हो गया है। उसके अलावा इनमें 3 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। तो इनमें देखिए बेवाकी विवाह, बाज़दिया विवाह और बोयदोदकी विवाह, ठीक है। तो इसमें जो सबसे साधारण प्रकार का विवाह है वो कौन सा है? वेवाकी विवाह है। कौन सा है? वेवाकी विवाह है। और सबसे शान शौकत वाला जो विवाह है वो कौन सा है? वाजदिया विवाह है। इसमें देखिए कन्या पक्ष से जो है घर पक्ष के घर बाजे गाजे के साथ बारात जाती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि सबसे साधारण प्रकार का विवाह कौन सा है जौनसारियों में, तो बेवाकी विवाह है। और सबसे शान शौकत वाला विवाह कौन सा है? तो वाजदिया विवाह है। अगला है देखिए पितृगृह, ठीक है, जो पिता के घर में लड़की रहती है उसको बोलते हैं ध्यानती। क्या बोलते हैं? ध्यानती। और जो विवाह के बाद लड़के के घर चली जाती है लड़की उसको बोलते हैं रयांती। क्या बोलते हैं? रयांती। तो जौनसारियों में कन्या पक्ष को जो है उच्च माना जाता है, ठीक है, जौनसारियों में कन्या पक्ष को उच्च माना जाता है। वहीं बात करें हम लोग देखिए जौनसारियों के धर्म की, तो जौनसारी जो हैं ये हिंदू धर्म को मानते हैं। किस धर्म को मानते हैं? हिंदू धर्म को मानते हैं। तो इसमें जो है महासु इनके काफ़ी रूप देखने को मिलते हैं, जैसे काफ़ी नामों से इनको पूछते हैं, जैसे चालदा, पिवाशक, बासक, भूतिया, ठीक है, इसको भूतिया या बोठा भी बोलते हैं, चलता ये चलदा, देवलाड़ी, ठीक है, पांडव, भरदाज। तो ये इनके आदि कुल देवता हैं और इनके संरक्षक हैं। अब इसमें जो है देखिए महासु देवता, इनको महाशिव का रूप माना जाता है, ठीक है, महासु देवता को महाशिव का रूप माना जाता है। तो इनके सर्वमान्य एवं महत्वपूर्ण देवता हैं, ठीक है। और इनको देखिए कुछ लोग जो है महासु देवता को विष्णु का छठा अवतार भी मानते हैं। किनका? विष्णु का छठा अवतार भी मानते हैं। अब देखिए जो देहरादून में रहने वाले जौनसारी हैं, ठीक है, देहरादून में रहने वाले जौनसारी अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं। किनका वंशज मानते हैं? पांडवों का वंशज मानते हैं। इसलिए जौनसारी के जो प्रमुख देवता हैं वो पांचों पांडव हैं और प्रमुख देवी हैं पंचमाता कुंती। अब इनके मंदिर की बात करें तो इनके मंदिर देखिए पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, और इनका जो प्रमुख तीर्थ स्थल है, ठीक है, इनका जो प्रमुख तीर्थ स्थल है ये है हनोल, ठीक है, कौन सा है? हनोल। और अन्य प्रमुख स्थल हैं लाखा मंडन, थैना, कालसी, इसके अलावा ये हैं। जौनसारियों का एक संग्रहालय होता है, देखिए अलग एक मतलब संग्रहालय होता है इनका। तो वहाँ पर क्या करते हैं ये इनकी जो कलात्मक कृतियाँ होती हैं, ठीक है, जो कलात्मक वस्तुएं होती हैं उन सभी को रखते हैं। और इनके देवता जो है इन लोक कलाओं के संरक्षक होते हैं। जैसे महासु देवता हैं वो इनके लोक देवता हैं, तो वो इनके संरक्षक होते हैं। अगला है इसमें देखिए सांस्कृतिक गतिविधियाँ। तो देखिए सांस्कृतिक गतिविधियाँ में बात करें बिस्सू मेला, ठीक है, पंचाई पाँचों जिनको जो दशहरा है, ठीक है, दियाई, दीपावली, माघ त्योहार, नुड़ाई, जागड़ा और अठोई। अठोई को क्या बोलते हैं? जन्माष्टमी। अब देखिए राष्ट्रीय दीपावली से 1 माह के बाद यानी 5 दिन तक जो है बूढ़ी दीपावली मनाते हैं। कि इसमें क्या करते हैं? दीपक तो जलाते नहीं है, लेकिन दीपक के अलावा जो है देखिए आंगन में एक भीमल का होला होता है उसको जलाते हैं, ठीक है, उसको जलाते हैं और पांडव और महासु देवता के गीत गाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? इस होला को जो है किसी खेत में ले जाते हैं, ठीक है, वहाँ ले जाकर जो है भैलो, क्या है? भैलो खेलते हैं, और इसमें पुरुष जो है पत्तेबाजी नृत्य करते हैं। तो पूछ लेगा कि भेला खेलते समय पुरुष कौन सा नृत्य करते हैं? तो पत्तेबाजी नृत्य इसमें करते हैं। वहीं बात करें देखिए पंचाई पाँचों जिसको क्या बोलते हैं? दशहरा। तो यहाँ की भाषा में इसको पांडव का त्योहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दशहरा को पांडव का त्योहार। अब देखिए पांडव का त्योहार जो है अश्विन शुक्ल षष्ठी यानी या सप्तमी तिथि को होता है, और विजयदशमी को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? पायता। क्या बोलते हैं? पायता। जागड़ा आपने जरूर याद रखना क्योंकि महासु देवता का प्रमुख त्योहार है, ठीक है, जागड़ा जो है महासु देवता का प्रमुख त्योहार है जो भादों के महीने में मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? महासु देवता को जो है मंदिर से लाकर, ठीक है, टोंस नदी में स्नान कराया जाता है। किस नदी में? तो टोंस नदी में स्नान कराया जाता है। वहीं बात करें माघ त्योहार की, ठीक है, तो 11 या 12 जनवरी से शुरू हो जाता है और पूरे माघ जो है ये पूरे माह जो है ये चलता है।
बिस्सू मेला, तो इसमें देखिए एक चीज़ याद रखना, बिस्सू मेला जो है देहरादून में लगता है और इसका जो मुख्य पकवान होता है वो क्या होता है, चावल के पापड़ बनते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में लाड़ू या साकुली कहा जाता है। तो ये जो चावल का पापड़ होता है ये इस त्योहार का मुख्य पकवान होता है। क्या होता है, मुख्य पकवान होता है। और बिस्सू मेला जो है देखिए जौनसार भावर क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, ठीक है, सबसे बड़ा मेला माना जाता है। बात करें देखिए इन मेलों को क्या बोलते हैं, गनियात, क्या बोलते हैं, गनियात बोलते हैं। अब नुड़ाई मेला जो है देखिए सावन के महीने में मनाया जाता है और ये भेड़ पालकों का त्योहार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, भेड़ पालकों का त्योहार भी इसको बोलते हैं। वीर केसरी मेला काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि वीर केसरी मेला जो है कब आयोजित होता है, किस स्थान पर आयोजित होता है। तो ये 3 मई को चौलीथात देहरादून में आयोजित होता है, ठीक है, चकराता में, ठीक है, वहाँ पर आयोजित होता है। वीर केसरी चंद के बलिदान दिवस के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। अब देखिए इन सभी मेले के अलावा जो मेले हैं बताए मैंने, बिस्सू मेला, ठीक है, मैंने आपको जितने मेले बताए, इन मेलों के अलावा भी जो है कुछ मोड़ होते हैं, ठीक है, मेलों को मोड़ बोलते हैं, तो वो भी होते हैं, जैसा मछ मोड़ है, जतरिया, ठीक है, जतरियाड़ो मोड़ है, वैसे जतरिया ही बोलते हैं इसको, जतरिया मोड़, ठीक है, 2 मोड़ मनाए जाते हैं। अब देखिए इसमें जो मछ मोड़ है ये क्या होता है मछ मोड़ में, तो देखिए कुछ लोग मिलके इसमें पुरुष लोग ही केवल भाग लेते हैं। ये क्या करते हैं, छोटे से तालाब में तिमोर होती है, ठीक है, तेजवल की झाड़ी होती है, उसको पीस कर उसका पाउडर बना लेते हैं गाइस, ठीक है, तो उसको जो है उस तालाब में जाके डाल देंगे, ठीक है, गाढ़, इस गाढ़ को तालाब बोलते हैं ना, या एक तालाब छोटा, तो उसमें जो है इसको डाल देंगे। तो वहाँ पर जो है सभी मछलियाँ जो जितनी मछलियाँ होती हैं वहाँ पर वो सभी बेहोश हो जाती हैं। फिर इनको जो है ये सभी पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मछ मोड़। और जो जतरिया मोड़ होता है गाइस, ये कई खतों को मिलाकर एक साथ बड़ा मेला लगता है। अब इसका जो साल जरूर याद रखना है, 25 या 26 वर्षों में केवल एक बार ही लगता है। और मछमोड़ जो है ये प्रतिवर्ष आयोजित होता है, प्रतिवर्ष आयोजित होता है। डंगयारा, साहिया, पाटे, मीनस, ये मोड़ प्रसिद्ध मोड़ हैं। कैसे मोड़ हैं, ये प्रसिद्ध मोड़ हैं। अगला है प्रमुख नृत्य, तो हारुल नृत्य इसको बोलते हैं, परात नृत्य, रासो, घुमसू, झेला, छोड़ो, थी और पत्तेबाजी, जिसमें पत्तेबाजी और हारुल नृत्य जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 2 नृत्य तो आपको जरूर याद होने चाहिए। अब बात करें इनके प्रमुख हथियार, तो तलवार, फरसा, कटार, ये तो आपको याद रहेंगे, लेकिन जमदंड, ठीक है, जमदंड को आप याद रखने ना, पूछ लेगा आपसे कि जमदंड हथियार है वो किस जनजाति से संबंधित है, तो जौनसारी जनजाति से संबंधित है। वहीं बात करें आर्थिक गतिविधियाँ की, तो जौनसारी की जो आर्थिक गतिविधियाँ, तो कृषि एवं पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है। क्या है, कृषि एवं पशुपालन जो है इनका मुख्य व्यवसाय है। हरिजन खसास वर्ग की जो देखिए कोल्डा जनजाति मैंने आपको बताया था, उसमें सामाजिक और आर्थिक दशा बहुत दयनीय है और इनके विकास के लिए सरकार जो है काफ़ी प्रयास करती है, ठीक है, कर भी रही है और करेगी भी आगे। अगला है राजनीतिक संस्था, तो देखिए जौनसार भावर क्षेत्र में जो है 358 राजस्व ग्राम है और 39 खते यानी को पट्टिया बोलते हैं। तो पहले यहाँ पर प्रत्येक गांव में जो है जो ग्राम पंचायत होती है उसी जगह पर क्या होती थी, खुमरी समिति। क्या होती थी, खुमरी समिति, ये होती थी मतलब खुमरी समिति। अब क्या होता था, इस खुमरी जो समिति होती थी, गांव के प्रत्येक परिवार का, ठीक है, जैसे गांव में मतलब 100 घर हैं, ठीक है, मान के चलो 100 घर हैं, तो इन 100 घर में से प्रति परिवार से एक व्यक्ति इसका सदस्य होता था। क्या होता था, इसका सदस्य होता था। और देखिए जो खुमरी होती थी, खुमरी समिति, इसका मुखिया कहलाता था ग्राम सयाणा। क्या कहलाता था, ग्राम सयाणा। और ये व्यक्तिगत मामलों का जो है निपटारा करता था, ठीक है, जो व्यक्तिगत जितने मामले होते थे, लड़ाई झगड़े, जमीन से रिलेटिव, ठीक है, जितने भी बंटवारे होते थे, निपटारे, उन सभी को जो है ग्राम सयाणा देखता है। उसके अलावा देखिए जौनसार क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, आगे भी बनेंगे। वीर केसरी चंद, ठीक है, जो मेला लगता है 3 मई को चौलीथात में। तो वीर केसरी चंद का जन्म 1 नवंबर 1920 को क्यावा गांव चकराता में हुआ था, ठीक है, और 30 मई 1945 को इनको फांसी दे दी गई थी और 3 मई को इसी कारण से जो है चौलीथात में मेला आयोजित होता है। वहीं बात करें केदार सिंह की, तो केदार सिंह का जो संबंध है विसोई ग्राम जौनसार भावर क्षेत्र से है और ये जौनसार के प्रथम समाज सेवी हैं, ठीक है, जौनसार के प्रथम समाज सेवी हैं। केदार सिंह को जौनसार भावर में जो है समाज सेवा एवं जन जागृति का अग्रदूत माना जाता है। क्या माना जाता है, समाज सेवा एवं जन जागृति का अग्रदूत माना जाता है। पंडित शिवराम, तो ये जौनसार के प्रथम कवि हैं। कौन है ये, जौनसार के प्रथम कवि है और इनकी प्रसिद्ध रचना है वीर केसरी। क्या है, वीर केसरी। भाव सिंह चौहान, कौन है, भाव सिंह चौहान। तो देखिए भाव सिंह चौहान जो है फादर ऑफ जौनसार, ठीक है,
फादर ऑफ जॉनसर भाबर सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन है पहले व्यक्ति? तो गाइस देखिए भाप सिंह चौहान का आपने याद रखना, फादर ऑफ जौनसार बाबर सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले जो जौनसार के व्यक्ति हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ से आपने कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह भी देहरादून से संबंधित थे और ये यूपी में मंत्री रहे थे। तो जो गुलाब सिंह हैं उनका नाम याद मैं लिख देता हूँ, गुलाब सिंह। तो इनके बारे में मैं बता दूँ, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो गुलाब सिंह जो थे जौनसार में राजनीतिक जागरूकता के जनक माने जाते हैं। गुलाब सिंह जौनसार में राजनीतिक जागरूकता के जनक माने जाते हैं और ये उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रहे थे। अब एक नाम और याद रखना आप, रतन सिंह जौनसारी, ठीक है, रतन सिंह जौनसारी। तो जो हमारे रतन सिंह जौनसारी हैं, ठीक है, रतन सिंह जौनसारी। तो रतन सिंह जौनसारी को जौनसार क्षेत्र का आधुनिक कवि कहा जाता है। वहीं बात करें देविका चौहान की, तो देविका चौहान जो एक समाज सेविका हैं। कृपाराम जोशी, ठीक है, कृपाराम जोशी ये भी समाज सेवक हैं। नंदलाल भारती, इनका नाम जरूर आप याद रखना, नंदलाल भारती। तो नंदलाल भारती जो हैं ये संगीतकार हैं और जौनसार रत्न से सम्मानित हैं। कौन है? जौनसार रत्न से सम्मानित हैं। इनका जौनसारी संगीत एवं संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। तो जो नंदलाल भारती इनको आप जरूर याद रखना, ये जौनसार रत्न से सम्मानित हैं, ठीक है। इनको जौनसार रत्न जो है वो मिल रखा है, तो ये आपने नाम जरूर याद रखना है। जो हमारे रतन सिंह जौनसारी हैं उनको जौनसार क्षेत्र का आधुनिक कवि माना जाता है, ठीक है। तो इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो उसके अलावा देखिए आज हमने जौनसारी जनजाति को जो है कंप्लीट किया है, ठीक है, जौनसारी जनजाति को जो है हमने कंप्लीट किया है। इससे जो अगली वीडियो आएगी मैं उसमें कोशिश करूँगा कि थारू जनजाति और भोटिया जनजाति, ठीक है, दोनों इन जातियों को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा टाइम नहीं है, 26 नवंबर को जो है हमारा एग्ज़ाम होना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर किसी फैक्ट में या किसी पॉइंट में भी आपको डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे बता सकते हैं, ठीक है। उसको जो है हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।